नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद पटेल है। आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी को हम कैसे टाल सकते हैं या ओबेसिटी को हम कैसे निवारण कर सकते हैं। इस स्लाइड में जैसे दिखाया गया है, ओबेसिटी को टैकल करने के लिए मुख्यत्वे डाइट और लाइफस्टाइल, जिसमें अपनी एक्सरसाइज भी होती है, उसके अलावा मेडिकेशंस होते हैं और दूसरा सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, जैसे कि एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन एंड लेप्रोस्कोपिक इंटरवेंशन। सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि इसकी गाइडलाइन क्या है। हर एक पेशेंट के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट अलग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया की तहत से एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जैसे कि जिनका भी BMI 24 से 27 तक है तो उनको डाइट एंड एक्सरसाइज का महत्व समझाया गया है। जिनका BMI मोर देन 24 जाता है या जिनमें डाइट और एक्सरसाइज काम नहीं करते हैं, उनके लिए एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन होते हैं, जैसे कि बलून, बोटॉक्स और एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। दूसरे वो लोग होते हैं कि उनका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, BMI मोर देन 30 होता है और उनके साथ ओबेसिटी के साथ कई और भी बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी या नींद में स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया की बीमारी होती है। उनके लिए सर्जरी को अक्सर कारगर माना गया है। हालांकि दूसरे भी ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं जिनकी BMI मोर देन 28 होती है, वो स्लाइटली ओबेस होते हैं, उतने मॉर्बिड ओबेस नहीं होते हैं, पर उनमें डायबिटीज़ की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, जिसमें डायबिटीज़ बहुत ही पुअर होता है। उन सभी में भी सर्जरी को रेकमेंड किया गया है। आइए जानते हैं पहले बेसिक स्टेप से कि किस तरह से लो BMI जो होता है, लेस देन 30 BMI होता है, और जिसमें हम डाइट और एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैलोरीज क्या है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, एक डायग्राम है जिसमें लिखा है कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। कैलोरी इन वो होता है जो हम पूरे दिन में जो कैलोरी का कंजप्शन करते हैं। कैलोरी कंजप्शन मतलब जो खाना खाते हैं उसमें से ऊर्जा कितनी मिलती है। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कैलोरीज आउट। ये जो कैलोरी आउट होता है उसमें हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे कि हाउ मच वी बर्न वाइल डूइंग द एक्सरसाइज और डे टू डे एक्टिविटी करते रहते हैं वो। और कैलोरी बर्न का दूसरा भी एक होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि जो कैलोरी इनपुट होता है वो अक्सर पुख्त वय के लिए 1800 लेके 2000 किलो कैलोरी तक का डाइट होता है। और जब भी इस डाइट 2000 किलो कैलोरी से हम ज़्यादा लेते हैं तो वो स्टोरेज हो जाता है और बॉडी में फैट के रूप में वो जमा होना शुरू हो जाता है। जब भी हम कैलोरीज कम लेते हैं जिससे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर हमारा साधारण रिक्वायरमेंट 1700 किलो कैलोरी है और हम उसका एक्सपेंडिचर करते हैं और थोड़ा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं 1400 या 1500, तो प्रतिदिन 500 किलो कैलोरी अगर हम लॉस करते हैं तो एक महीने में हमारा 2.5 से 3 kg का वेट लॉस होता है। इस स्लाइड में मैंने दिखाया है कि पोर्शन कंट्रोल किसे कहा जाता है। जब भी हम अपनी थाली को लेते हैं खाने के लिए तो उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यत्वे 50% उसका भाग ग्रीन वेजिटेबल्स है, जिसमें फ्रूट्स रहते हैं, और बाकी का जो 50% है उसमें से 30% प्रोटीन डाइट रहता है, जैसे कि दाल है, मूंग है, चने हैं, नॉन वेजिटेरियन आता है, और सिर्फ 20% कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे कि रोटी और चावल। तो इसको पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। हमें बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है कि 50% ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए। हालांकि अगर आप उसे रिवर्स कर दो और 50% कार्बोहाइड्रेट कर दो तो ऑब्वियसली उसी थाली में कैलोरीज बहुत आ जाती है। तो आप पोर्शन कंट्रोल की तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, इस स्लाइड में मैंने दिखाया है कि वाई डाइट डजंट वर्क फॉर ऑल। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज भी अच्छा कर लेते हैं, डाइट कंट्रोल भी अच्छा कर लेते हैं, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता है।
तो हमें इसके लिए हमारी अंदर की फिजियोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम डाइट पे चले जाते हैं, लो डाइट कर लेते हैं, तो अपना शरीर भी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है। जैसे कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट औसतन 14 से 16 किलो कैलोरी तक होता है। वो लार्जली डिपेंड करता है अपने स्केलेटल मास पे, मसल मास पे। अगर अच्छा मसल मास है तो इवन रेस्टिंग में भी बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है, जिसकी वजह से ऊर्जा का कांस्टेंट दहन होता रहता है। पर जब भी स्केलेटल मास कम हो जाता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट फॉल होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट करते रहते हैं और सामने एक्सरसाइज नहीं करते या प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं होता है, तो हमारे शरीर में से स्केलेटल मास कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है। दूसरा होता है शरीर का हार्मोन्स। इस तरह मैंने दिखाया है कि गैरलिन करके हार्मोन आता है, जिसे हंगर हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरे ऐसे कई ज़्यादा हार्मोन्स हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जैसे कि GLP-1। उसमें अक्सर सर्जरी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है, क्योंकि सर्जरी ऐसी चीज़ है कि जो हार्मोन्स के लेवल को रेगुलराइज करता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यही कह सकते हैं कि जिनमें डाइट और एक्सरसाइज 6 महीना या साल भर ट्राई करने के बाद भी डिज़ायर्ड वेट लॉस नहीं होता है, तो उनको मेडिकल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे बताया कि एंडोस्कोपिक ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं। ये उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है जो ज़्यादा वेट लॉस करना नहीं चाहते और जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 से 12 केजी तक होती है। कई बार हम अच्छे डाइट से 15-20 किलो तक भी विदाउट एनी इंटरवेंशन वेट लॉस कर सकते हैं, पर मुश्किल तब आती है उसको सस्टेन करने के लिए। स्टडी के अनुसार ऐसा दिखाया गया है कि सक्सेसफुल वेट लॉस 1 साल तक मेंटेन करने में सिर्फ 10% लोग ही कामयाब रहते हैं। 90% ऑफ द टाइम पीपल फेल्स। तो वैसे लोग जो डाइट और एक्सरसाइज को अपना नहीं सकते और जिनका टारगेट मोर देन 15 केजी तक का है, उनको एंडोस्कोपी से मदद हो सकती है। इस स्लाइड में मैंने जैसे दिखाया है कि बलून प्लेसमेंट, हालांकि बलून स्टमक में रखने से वो स्टमक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाता है, हमें कांस्टेंट ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे हमने कुछ खाया हुआ है। हमारा जो हंगर हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है बोटॉक्स का, और तीसरा ऑप्शन होता है एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, जहाँ पे अंदर से स्टमक के साइड से सूचर लिया जाता है। ये सारे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में स्टमक की साइज़ थोड़ी छोटी किया जाती है, उसकी वजह से कैलोरी इंटेक कम हो जाता है। हालांकि हर एक प्रोसीजर की लिमिटेशन होती है। एंडोस्कोपिक ऑप्शंस उनके लिए अच्छा है जिनके लिए 12 या 15 केजी का टारगेट हो, जिनके लिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बीमारी होती है, तो उनके लिए सर्जरी सबसे बेस्ट कहा जाता है। उसके भी कारण मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा। ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, हालांकि ये बहुत ही सुपरफिशियल आपको ब्रीफ करेंगी। ये सर्जरी के बारे में है, बेरियाटिक सर्जरी, जिसे हम ओबेसिटी सर्जरी भी कहते हैं। हालांकि मेनली मुख्यत्वे इसमें 2 टाइप की सर्जरीज होती है। एक को हम रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी कहते हैं और दूसरा माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी, जिसमें बाईपास कहा जाता है। रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी मतलब स्टमक का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दिया जाए। तो इस सर्जरी में हम स्टमक कैपेसिटी को कम कर देते हैं। कम करने की वजह से फ़ायदा ये रहता है कि कैलोरी इंजेक्शन कम हो जाता है, और दूसरा सर्जरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्व रहता है कि हम जो स्टमक पोर्शन निकालते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में, जिसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ स्टमक निकाल दिया जाता है, उसमें काफ़ी सारे हार्मोन्स भी रेगुलराइज हो जाते हैं। पहला हार्मोन होता है गैरलिन, जिसे हम हंगर हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा होता है ग्लूकागोन लाइन पेप्टाइड GLP-1, जो उसका सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, शरीर में उसका लेवल बढ़ जाता है, जो अपने एपेटाइट को सप्रेस कर देते हैं और बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, अक्सर ये पाया गया है कि जितने भी ओबेस पेशेंट्स होते हैं, फैट एक्यूमुलेशन का कारण यही दिखाया गया है, हाई इंसुलिन लेवल इन द ब्लड। हालांकि ब्लड में इंसुलिन का लेवल है, पर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो उस अक्सर में फैट कार्बोहाइड्रेट से सीधा फैट कन्वर्जन हो जाता है। तो जैसे ये GLP-1
लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन का रेजिस्टेंस डाउन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होता है और फैट बर्न होना शुरू हो जाती है। जो माल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स है उसमें इंटेस्टाइन का बाईपास किया जाता है। इसमें भी प्रिंसिपल यही रहता है कि आप भी स्टमक का वॉल्यूम कम कर दिया जाए और इंटेस्टिन के सेगमेंट को बाईपास करके उसे छोटा कर दिया जाए। बाईपास प्रोसीजर में कोई भी सर्जरी का कोई भी शरीर का अंग निकाला नहीं जाता है। ये ओबेसिटी सर्जरी तकरीबन 80 ईयर्स से बिफोर से भी शुरुआत हो चुकी थी, पर पिछले 20-25 साल से इसको लेप्रोस्कोपी से किया जाता है। बहुत ही सेफ सर्जरीज है। ओबेसिटी सर्जरी उसको ही रेकमेंड किया जाता है जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा होता है और जिनके साथ साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है। जैसे मैंने दिखाया इस स्लाइड में कि सर्जरी से क्यों सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो मुख्यत्वे मैंने उसके हाइपोथेसिस में यही दिखाया कि हार्मोन लेवल को रेगुलराइज कर देता है। बट वी शुड आल्सो मेक आवर अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर कि ये सर्जरी तभी तक फ़ायदा देता है जब तक हम अपनी परमानेंट लाइफस्टाइल को एडप्ट करते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल वही अपनी ख़राब रखते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज नहीं, डाइट में कोई कंट्रोल नहीं, तो सर्जरी भी फेल हो जाती है आफ्टर 5 to 7 ईयर्स। इस स्लाइड्स में मैंने दिखाया है कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और गैस्ट्रिक बाईपास, जिसे हम माल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर भी कहते हैं, उसमें मुख्यत्वे डिफरेंस क्या है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में स्टमक की साइज़ को रिड्यूस की जाती है और गैस्ट्रिक बाईपास में स्टमक साइज़ के साथ साथ सर्टेन लेंथ ऑफ स्मॉल बॉवल को भी बाईपास कर दिया जाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। 60 to 70% इन द वर्ल्ड ये यही कॉमनेस्ट प्रोसीजर है। हालांकि गैस्ट्रिक बाईपास में एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी रिवर्सिबल नहीं है, मतलब कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हालांकि गैस्ट्रिक बाईपास में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप इसको रिवर्स कर देते हैं। हालांकि रिवर्स करने की ज़रूरत सिर्फ 100 में से 1 पेशेंट को ही ज़रूरत पड़ती है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक बहुत ही सरल और सचोट उपाय दिखाया गया है जो वेट लॉस और कोमॉर्बिडिटी रिजोल्यूशन करने के लिए इफ़ेक्टिव सर्जरी भी बताया गया है। हालांकि गैस्ट्रिक बाईपास को भी अच्छी प्रोसीजर दिखाया गया है। ये अक्सर उनके लिए काम में होता है जो सुपर ओबेस होता है, मतलब कि जिनमें 50% से भी ज़्यादा एक्सेस वेट होता है, वो बहुत ही मोटे होते हैं। उनके लिए भी ये प्रोसीजर गैस्ट्रिक बाईपास को सुपेरियर कंपैरिजन में बोला गया है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हालांकि हम सिर्फ स्टमक के पोर्शन को ही रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डेफिशिएंसी कम होती है, और गैस्ट्रिक बाईपास में हमें लाइफ लॉन्ग विटामिन सप्लीमेंट लेना पड़ता है क्योंकि हमने उसमें सर्टेन प्रोसीजर ऑफ इंटेस्टाइन को बाईपास किया है। मित्रों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आए तो आप हमें ये लिखाए गए हमारे ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू।